लास्ट क्लास में आपने पे बैक पीरियड सीखा। इस क्लास में हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं और दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन जो 2-3 साल पूछा गया है, लगभग बराबर पूछा जा रहा है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। मैंने आपको कल बताया था प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। डिप्रिसिएशन और टैक्स से पहले का प्रॉफिट, इसमें से आपने क्या करना है, लेस करना है डिप्रिसिएशन, जो टैक्स सेविंग के काम आता है आपके। ठीक है जी, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, और उसमें से टैक्स माइनस करना है, देन ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमें आज चाहिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए। ठीक है जी, पीएटी, और फिर इसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपने कोई खर्चा नहीं किया, किसी को पैसे नहीं दिए, एक्सपेंस दिखा तो दिया लेकिन एक्चुअल में कैश आपके पास से नहीं गया, तो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ इस केस में, तो उसको हम वापस ऐड बैक कर लेते हैं, तो ये आपका निकल के आता है कैश इनफ्लो। कल हमने डिस्कस किया था, इसी को हम सीएफएटी भी बोलते हैं, सीएफएटी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इसको हम बोलते हैं सीएफबीटी। तो एक बार एग्जाम में ये भी आया है कि सीएफबीटी दिया हुआ है, तो आपको कैश फ्लो नहीं समझना, उसको कैश फ्लो बिफोर टैक्स है, ये कैश फ्लो बिफोर टैक्स है और ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, राइट। इसको लिखते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन, ये भी नाम दे देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, ये भी नाम है, सब यही है। तो आपको या तो बिफोर दिया होगा या आफ्टर दिया होगा, यही ध्यान रखना, बस बिफोर वाला ये आइटम है, इसको कभी मत कंसिडर करना, इसको कभी कंसिडर मत करना, कभी ये आपको बीच में नहीं दिया होगा, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा। अगर ये दिया है तो यहाँ तक चल के यहाँ पहुंचना है, ये दिया है तो पीछे आना है, मतलब पीछे कहाँ तक आना है, पीएटी तक ही आना होता है जनरली, क्योंकि एआरआर निकालना होता है, उससे पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट कैश इनफ्लो दिया है तो बाकी सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। लाइक आपने पेबैक पीरियड निकाला, वो इस पे निकाला, आगे हम एनपीवी निकालेंगे और इसको थोड़ा एडवांस करेंगे, कैश इनफ्लो को और थोड़ा आगे ले जाएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उस पर एनपीवी और पीआई निकालेंगे। ठीक है, तो पीछे जाने की जरूरत क्यों है, सिर्फ पीएटी के लिए। पीएटी के लिए हमें डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, फिर से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हम पीएटी में डिप्रिसिएशन जोड़ के आए, आगे पीएटी प्लस डिप्रिसिएशन जोड़ के आए कैश इनफ्लो तक। अगर हमें पीएटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात। चलो, अब हमें पीएटी ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन या नहीं दिया है वो निकालना है, और उसके हिसाब से फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। चलो जी, एआरआर का फॉर्मूला, एआरआर होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, एवरेज पीएटी याद रखो, क्या हो गया जी, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कुछ परसेंटेज में वैल्यू आएगी, लाइक 20%, 18%, इस तरह से कुछ रेट है ना, रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। एवरेज पीएटी डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, सिंपल फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाय 100, कुछ परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, वो आपको शो कर देनी, दैट्स ऑल। अगर दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है, डिसीजन मेकिंग लेनी है आपको एआरआर के बेसिस पे, तो जिसका ज्यादा रिटर्न होगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हम कहेंगे ए बी में से एक एक्सेप्ट करना है, तो जिसका ज्यादा रिटर्न होगा रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर रैंकिंग देने की बात आएगी, जैसे 2010 के एग्जाम में आया था, रैंकिंग दो जी इसकी, तो रैंकिंग हम इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे। ठीक है, उसमें 3 प्रोजेक्ट थे, रैंकिंग देनी थी इसके हिसाब से, एआरआर के हिसाब से, पेबैक पीरियड के हिसाब से। तो पेबैक पीरियड में जो सबसे पहले आपको रिटर्न दे रहा है उसकी फर्स्ट रैंकिंग, जो उसके बाद दे रहा है उसकी सेकंड रैंकिंग, जो सबसे बाद में दे रहा है उसकी थर्ड रैंकिंग। वैसे यहाँ पे एआरआर में जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगा उसकी रैंकिंग फर्स्ट, जो उससे कम देगा उसकी रैंकिंग थर्ड सेकंड, और मान लो कोई तीसरा कोई और भी प्रोजेक्ट है जो 15% ही दे रहा है, तो उसकी रैंकिंग थर्ड हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा रिटर्न कौन सा प्रोजेक्ट देगा जिसमें आप पैसा लगाओ, तो ये फॉर्मूला है। एवरेज पीएटी तो आप इजीली निकाल लोगे। मान लो आपको पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आया, फॉर एग्जांपल पहले साल में 2000 आ गया, दूसरे साल में 4000 आ गया, ठीक है जी, तीसरे साल में 6000 आ गया, मान लो 3 ही साल का हिसाब है, तो एवरेज पीएटी आप आसानी से निकाल लोगे। एवरेज पीएटी क्या हो जाएगा जी, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 डिवाइड बाय 3, जितने साल हैं आपके, ये हो गया कितना जी, 4000। ओके, ये एवरेज पीएटी हो गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है एवरेज। तो
3 साल का है तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल आएगा, राइट। इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसमें करेंगे जिसमें कैश इनफ्लो दिया होगा, उससे हम वापस आएंगे, वो भी देखेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट देख लो जी। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी? एवरेज इन्वेस्टमेंट वैसे तो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ठीक है जी। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ऐसा तो ये होता है फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और मशीन के केस में ओपनिंग क्या होगा? मशीन के केस में क्या होगा ओपनिंग की? ओरिजिनल कॉस्ट होगी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट में इंस्टॉलेशन वगैरह ऑब्वियसली सारी चीजें आएंगी, जो भी कॉस्ट है टोटल कॉस्ट जिस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो पूरी कॉस्ट। अगर कुछ इंस्टॉलेशन है तो उसमें आएगा ऑब्वियसली, कुछ कार्टेज है, कुछ ड्यूटी है, व्हाटएवर इट इज, तो इसमें पूरा आएगा अगर ऐसा दिया है तो। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस क्लोजिंग क्या है उसमें? मशीन आपने खरीद ली, क्लोजिंग क्या होगा उसका? 10 साल उसकी लाइफ, उसके बाद वो कबाड़ हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, उसको बेच दोगे आप, तो दिस प्लस स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया भाई। शुरू में आपने कुछ लगाए, 5-6 लाख रुपए लगाए, मशीन खरीदी, लास्ट में वो 20,000 रुपए देके जा रही है, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये आपका क्या हो गया? एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। चलो जी, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर इसमें आपको वर्किंग कैपिटल भी दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल ऐड ही तो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा जी? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। इससे निकालना, अगर वर्किंग कैपिटल भी दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना, अदरवाइज ये तो है ही आपके पास, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 और ओरिजिनल कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो यही फॉर्मूला है बस। इससे आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट तो आपका 4-5 साल का जो भी उसको जोड़ना उतने साल से डिवाइड कर देना, वो एवरेज पीएटी हो जाएगा। डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ARR आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वही बता देते हैं। 2004 में आया हुआ है, ठीक है। उसमें पेबैक पीरियड भी निकालना है, ARR भी निकालना है, दोनों एक साथ ही आ जाएगा, राइट। 2004 में आया है, कैलकुलेट पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली फॉर अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इनिशियल कैश आउटले ऑफ 10,000। आउटले मैंने आपको बताया कल, आउटफ्लो आउटले एक ही चीज है, ठीक है। आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो बोल दो उसको या आउटले बोल दो, एक ही बात है। आपके पास से जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है दैट इज आउटले, आउटफ्लो, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर इट इज। इन्होंने कहा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, ठीक है जी। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10,000, 10,000 रुपए आपने शुरू में लगाए, ठीक है। एंड जनरेट्स ईयर एंडिंग कैश फ्लोज ₹6,000, कैश फ्लोज बताया 6,000, 3,000, 2,000, 5,000 and 5,000 from the end of first year to the 5th year, right? The required rate of return is 10%, ये 10% आपका यूज होएगा एनपीवी के लिए, एंड पेज टैक्स 50% रेट। आपको क्या बताया? 50% टैक्स रेट बताया। इसका मतलब क्या है कि टैक्स अभी नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? ये CFBT दिया आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिए हुए। अगर ये कैश फ्लो होता, आफ्टर टैक्स होता, तो टैक्स बिल्कुल नहीं दिया होता, टैक्स रेट की कोई चर्चा ही नहीं होती यहाँ पे। इसका मतलब है कि टैक्स अभी नहीं कटा है, तभी तो आपको बोला 50% का काट लो। तो इसका मतलब ये जो ईयर एंडिंग कैश फ्लोज दिए हैं, ये बिफोर टैक्स दिए हैं, क्लियर है? चलो जी, द प्रोजेक्ट हैज अ लाइफ ऑफ 5 years एंड डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके जी। तो हम पहले इसकी कुछ, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो देख लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू इसमें कुछ नहीं दे रखी है, राइट। स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं, स्क्रैप वैल्यू नहीं ले, तो आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पर निकाल ही सकते हो। डेप्रिसिएशन क्या होता है जी? ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ,
ये आपको दे दिया ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 माइनस 0 डिवाइड बाय लाइफ इसकी बता दी आपको 5 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया जी 2,000। क्लियर, ये भी काम आएगा। अब आपको क्या बताया जी इसमें, कैश फ्लोज बिफोर टैक्स बताएं, ध्यान रखना। ईयर कैश फ्लोज बिफोर टैक्स मतलब सीएफबीटी लिख सकते हो या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लिख सकते हो। आपको दोनों चीजें उसने बता दी, लाइफ बता दी, लाइफ का मतलब डेप्रिसिएशन निकालो, इसका कुछ नहीं बताया तो जीरो है, ओरिजिनल कॉस्ट बता दिया आपको, इसका मतलब डेप्रिसिएशन निकालना है, टैक्स का रेट दे दिया, इसका मतलब टैक्स भी अभी नहीं कटा है, राइट, नहीं तो ये दोनों चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, चलो जी फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट ईयर में आपको 6,000, फर्स्ट ईयर के बाद 6,000, सेकेंड ईयर के बाद 3,000, थर्ड ईयर में आपको मिला 5,000, ठीक है जी, और 3,000 2,000, फोर्थ ईयर में 5,000 और फिफ्थ ईयर में 5,000। एग्जाम का क्वेश्चन, राइट। अब ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन लिख लो जी, डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लेते हैं, कैसे आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो ये हो गया 4,000, ये हो गया 1,000, ये कुछ नहीं है, ये हो गया 3,000 और ये हो गया 3,000, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस पर टैक्स लगाना है आपको, टैक्स एट द रेट कितना दिया है जी 50% दिया है, बहुत इजी है, कैलकुलेट करना भी आसान है, इसका हाफ कर दो टैक्स हो गया, इस पर 50% टैक्स है, इस पर कोई टैक्स नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, इस पे कितना हो गया जी 1,500, इस पे हो गया 1,500, राइट। क्या निकल के आया जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे टैक्स लगाना है तो इस पे टैक्स कैलकुलेट किया, फिर टैक्स माइनस करोगे तो पीएटी आ जाएगा। चलो जी, पीएटी कितना आएगा, इसमें से माइनस कर दो 2,000, इसमें से माइनस कर दो 500, ये डैश हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया जी 1,500, ये भी कितना हो गया 1,500, क्लियर। चलो पीएटी मिल गया आपको, पीएटी मिल गया तो हम एरर निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेंगे, साथ में पेबैक पीरियड भी निकाल देता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूं, डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ दूं तो कैश इनफ्लो आ जाएगा, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या निकाल लो, अब कैश इनफ्लो निकाल लो, ठीक है जी। कैश इनफ्लो कैसे निकलता है, पीएटी में डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ लिख देंगे काफी, पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन, अलग से दोबारा डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन, पीएटी 2,000, डेप्रिसिएशन 2,000, 4,000 हो गया, ओके जी। उसके बाद दिस प्लस दिस 2,500, दिस प्लस दिस 2,000, ये हो गया जी 3,500 और ये भी हो गया 3,500। अब क्योंकि कैश इनफ्लो अलग अलग है तो अगर पे बैक पीरियड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव या प्रोग्रेसिव कैश इनफ्लो, जो पे बैक पीरियड में काम आएगा, क्योंकि अनइक्वल है, कुछ नहीं करना है, 4,000 प्रोग्रेसिव करते जाना, 4 प्लस 2,500 कितना हो गया 6,500, ये हो गया जी 8,500, ठीक है जी, और ये हो गया 12,000, ये हो गया 15,500, बस इतनी सी तो कहानी। दोनों चीजें आप निकाल लोगे इससे, एआरआर भी पेबैक पीरियड भी। पहले मैं पेबैक पीरियड निकाल देता हूँ क्योंकि वो सब निकल गया आपका, पेबैक पीरियड, अच्छा एक ही प्रोजेक्ट है तो चॉइस भी कुछ नहीं करनी, पेबैक पीरियड निकाल के दिखाना बस कितना होगा, कैलकुलेशन आपको आता है कि नहीं आता है, राइट। पेबैक पीरियड क्या हो गया जी, हमने कल डिस्कस किया था, कितने साल लगेंगे आपको ये 10,000 निकालने में, वो पेबैक पीरियड, ठीक है जी। 3 साल तो कम से कम लगेंगे, 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, उससे ज्यादा लगेंगे, चौथे साल का थोड़ा फ्रैक्शन भी आ रहा है, पूरे 4 साल भी नहीं आ रहे, तो 3 प्लस 8,500, 10,000 में कितना बच रहा है बैलेंस,
वो ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय जो अगली किस्त है, अगली किस्त कौन सी है, कैश इनफ्लो की। देखो कैश इनफ्लो की अगली किस्त कितनी है, 3500 की, उसी में से तो मिलेगा टुकड़ा एक फ्रैक्शन, तो डिवाइड बाय क्या कर दूं, 3500, ये पेबैक पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी, 3 प्लस कितना 1500 डिवाइड बाय 3500, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1500, मैंने समझाने के लिए लिखा कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है वो हमें चाहिए और वो अगली किस्त में से चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.43 ईयर्स। बहुत सिंपल पेबैक पीरियड। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लो आपको 4 चीजें निकालने को दी है तो 5 नंबर आपके पूरे हो गए। इसी में से ये भी निकल आएगा, पीएटी दिया हुआ है आपको, पीएटी दिया तो एआरआर भी निकल आएगा। एआरआर के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, इसमें ना तो स्क्रैप है ना तो वर्किंग कैपिटल है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या होता है जी, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। ओरिजिनल वैल्यू आपकी जो कॉस्ट है कितनी है, 10,000 है, प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5,000 आपकी क्या हो गई, एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट, 5,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया। एवरेज पीएटी और चाहिए हमें, बस यही तो फॉर्मूला है एवरेज पीएटी। कितना आसान है, एवरेज पीएटी रखा हुआ है, ऐड करो 1 2 3 4 5 वैल्यूज, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये मत करना कि 4 वैल्यूज है 4 से डिवाइड कर दो, 5 साल का है पूरा, 2000 प्लस 500 प्लस 1500 प्लस 1500 वैल्यूज, एक जीरो भी है, चलो जीरो लिख देता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाओगे, 0 प्लस 1500 प्लस 1500, टोटल 5 वैल्यूज है, डिवाइड बाय 5, ये हो गया आपका क्या, एवरेज पीएटी। कितना आ गया जी एवरेज पीएटी आपका, एवरेज पीएटी आपका आ गया 1100। ठीक है, 2 3 5 5500 डिवाइड बाय 5 1100, राइट। चलो जी एआरआर निकाल लेते हैं। एआरआर क्या कहता है जी, एवरेज, फॉर्मूला जरूर लिखना वहां पे, एवरेज पीएटी डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज पीएटी हो गया आपका कितना जी, 5000 और सॉरी 1100 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100। ठीक है जी, ये एआरआर निकला आपका, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये कितना हो गया जी, 22%। ये क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम का 2004 का क्वेश्चन। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दिया, पता कैसे चलेगा, क्योंकि आपको टैक्स रेट दिया हुआ है, लाइव दे रखी है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें बता रखी हैं, आपको पता चल रहा है, टैक्स रेट भी दे रखा है, कैश फ्लोज दिया है, साफ साफ लिखना चाहिए वैसे तो कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। आगे क्वेश्चन जो आए उसमें बिफोर भी शब्द यूज किया है, लेकिन नहीं भी दिया तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको टैक्स का रेट दे रहा है, इसका मतलब टैक्स नहीं कटा है, पहले वाला दिया है। अगर आपको कैश फ्लो देगा, टैक्स रेट कभी नहीं देगा, जरूरत ही नहीं है उसकी, क्यों नेसेसरी देगा आपको। क्लियर है, और क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो एक ही टेबल में आपने दोनों निकाल लिए, पीएटी भी हो गया आपका और आपका इसमें पेबैक पीरियड भी हो गया, एआरआर भी हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सिर्फ कैश इनफ्लो दिया होगा, कैश इनफ्लो दिया, मान लो 10,000 रुपया। ठीक है, कैश इनफ्लो दिया खाली, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 20,000, तीसरे साल में 40,000, कुछ इस तरह सिर्फ कैश इनफ्लो दिया, और तब भी कह रहा है क्या कि एआरआर निकालो, राइट, एआरआर निकालो। निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे, कैश इनफ्लो में से क्या माइनस कर देंगे, कैश इनफ्लो से एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एवरेज किसके लिए, एवरेज पीएटी के लिए, सर पीएटी के लिए, पीएटी निकाल देंगे, कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें तो एवरेज पीएटी चाहिए होता है,
एवरेज पीएटी चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लो का ही एवरेज कर लेंगे। एवरेज कैश इनफ्लो जो वैल्यू होंगे ना, उन्हीं को उतने से प्लस करके उतने से डिवाइड कर लेंगे ईयर से। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेप्रिसिएशन तो हर साल वही होता है, तो वही एवरेज होता है। हर साल अगर 5,000 डेप्रिसिएशन है तो एवरेज भी 5,000 है। आसान है ना। अलग अलग लिख के माइनस करोगे क्या मतलब है, ये 5 बार माइनस करो, ये 5 बार माइनस करो, क्या मतलब है। कैश इनफ्लो का एवरेज निकाल लेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है तो हर साल वही रहेगा। हाँ, अगर रिटर्न डाउन है तो अलग अलग होता है, लेकिन जनरली रिटर्न डाउन के क्वेश्चन नहीं आते, तो ये आसान तरीका हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कैश इनफ्लो का एवरेज निकाला, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, डेप्रिसिएशन एवरेज ही है जो भी है, तो ये एवरेज पीएटी निकल जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये आपका। अच्छा जी, एक बार तो ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए आ गया। 2001 में 2010 में सेम क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू सब कुछ आ गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमें उसने कहा ऐसे निकाल दो, तो हम एक स्टेप पीछे गए और हमने पीएटी निकाल दिया और एवरेज कर दिया, ठीक है, एवरेज पीएटी में चाहिए था। डेप्रिसिएशन आपको मिल गया उसमें। दूसरी बार क्या हुआ, जब अगली बार एग्जाम आया तो उसने कहा इग्नोर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होगा देख लो, इग्नोर डेप्रिसिएशन मतलब अगर ये आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसमें डेप्रिसिएशन लेना ही नहीं है आपको, इग्नोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो पीएटी है, अगर इग्नोर डेप्रिसिएशन की बात आएगी तो क्या बोला जाएगा, पीएटी और कैश इनफ्लो में कोई फर्क नहीं। बोल रहे हैं इनफ्लो मतलब उसको इग्नोर करो, कर दिया इग्नोर। तो एवरेज पीएटी के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीएटी के लिए सिर्फ इसको एवरेज करना पड़ेगा। एक बार ऐसा भी हुआ है। अगर ये वर्ड आ गया तो सावधान रहना, डेप्रिसिएशन माइनस करके पीछे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो कैश इनफ्लो है वही एरर हो जाएगा, ठीक है, और उसी को हम एवरेज कर देंगे, काम चल जाएगा। तो 2001 में 2010 में सेम क्वेश्चन आया, एक दूसरी बार उसने क्या बोला, इग्नोर डेप्रिसिएशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी। और अगर आपको इस तरह से दिया है डेप्रिसिएशन, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो हर साल वही लगेगा, तो एवरेज भी वही आएगा, और सिर्फ क्या करना है आपको, कैश इनफ्लो को एवरेज कर लेना है, तो एवरेज पीएटी डायरेक्ट निकल आएगा, बहुत इजी। चलो जी, क्वेश्चन में देख लेता हूं आपके लिए 2010 का, और 2010 का क्वेश्चन आप कर लो। दो 2001 में भी पूछा गया, 2010 में पूछा गया, दो बार पूछा है, ठीक है जी। 2010 में जब आया तो उसने कहा इग्नोर डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देंगे तो पीएटी कैश इनफ्लो बराबर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो क्वेश्चन क्या है, XYZ लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू परचेज वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तीन ऑप्शन है, ए, बी और सी, तीन में से कोई एक प्लांट सजेस्ट करना है आपको। द प्लांट्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 2 लाख ईच, सबकी कॉस्ट कितनी है, 2 लाख है, इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, एंड हैव एन एस्टिमेटेड 5 ईयर 4 ईयर 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली उसकी लाइफ है। लाइफ बताई तो इसका मतलब क्या हुआ, अलर्ट हो जाना थोड़ा सा कि डेप्रिसिएशन तो निकालना है आपको एटलीस्ट। एंड हैव नो साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू 0 है, तो आप इजीली सबके डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। इसमें कोई टैक्स रेट वगैरह नहीं दिया है, ये ध्यान रखना, तो हमें पीबीडीटी की चर्चा नहीं है यहाँ पे। द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कंपनीज रिक्वायर्ड 10% का मतलब एनपीवी निकालने के लिए उन्होंने 10% दिया हुआ है, एनपीवी हम चर्चा करेंगे आगे। द एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स मतलब कैश इनफ्लो खत्म बात, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स या सीएफएटी एक ही बात है। तीनों प्लान का उसने बता दिया इतना 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 कैश इनफ्लो है। रैंक द फॉलोइंग प्रपोजल्स अप्लाइंग द मेथड पे बैक पीरियड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नेट प्रेजेंट वैल्यू। उन तीनों को आपको रैंक देना है कि अगर खरीदने की बात आती है रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन सा होगा, आप डिसीजन देके मैनेजमेंट को बता दो। तो इसमें पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर रैंक दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो आपको मैं अभी बता दूंगा, पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। चलो जी, टू 2001 में भी आया, 2010 में भी आया, ठीक है जी। यहाँ क्या हो गया जी,
ईयर। क्यों बना रहा हूँ टेबल? पीबीडीटी नहीं दिया है, कैश इनफ्लो को मुझे क्या करना है, क्यूमुलेट करना है, उसके लिए टेबल बना रहा हूँ, राइट। कैश इनफ्लो मुझे क्यूमुलेट करना है, तो ईयर कितने, 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन क्या दिया आपको, कैश इनफ्लो दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ, ठीक है जी, डायरेक्ट दिया। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है जी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपका है इसमें 2 लाख रुपए। 3 प्लांट है, सबके लिए बराबर है, 2 लाख रुपए सबके लिए बराबर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। चलो जी, कैश इनफ्लो की बात आई, तो कैश इनफ्लो में 3 प्लांट है आपके पास, ठीक है। कैश इनफ्लो में 3 प्लांट है, ये है प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर डिप्रिसिएशन वाला नहीं बता रहा हूँ आपको, वो तो सिंपल है, क्योंकि जो कैश इनफ्लो है वही पीएटी हो जाएगा। मैं थोड़ा 2001 वाला बता रहा हूँ जिसमें आपको डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। और यहां पे हो गया क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी। चलो, फर्स्ट है आपका 50,000 कैश इनफ्लो, अगेन 50,000, अगेन 50,000, अगेन 50,000, फिर 1,90,000। 2 लाख है, आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट 4 साल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके। ये 190 वेस्ट जाएगा, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, 4 साल में रिकवर हो रहा है। ये 190 मिले, 3 लाख मिले, कोई इसका वैल्यू नहीं, पे बैक पीरियड के हिसाब से। प्लांट बी की बात करें तो 80,000, 80,000, 80,000 एंड 30,000, और यहाँ कुछ नहीं मिला। प्लांट सी की बात करें तो 1 लाख, इसमें भी 1 लाख, और ये हो गया जी 10,000, उसके बाद कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। क्यूमुलेट कर लेते हैं इसको, क्यूमुलेट करेंगे तो पहले ए को कर लेते हैं, 50,000, 50 प्लस 50, 1 लाख। आपको दिख रहा है 4 साल, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, यही क्वेश्चन। उसके बाद फिर 50,000, 1,50,000, उसके बाद कितना हो, ये 2 लाख और 190 मिला के 390, ठीक है। अब दूसरा वाला कर लेते हैं क्यूमुलेट, 80,000, 80 प्लस 80 160 हो गया, प्लस 80 हो गया 240, और प्लस 30 हो गया 270, और उसके बाद कुछ नहीं। थर्ड उठा लेते हैं, 1 लाख, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 10,000 2,10,000, उसके बाद कुछ नहीं, राइट। आप एक और टेबल लंबी बना सकते हो, उसी में एक हेडिंग दे दो पे बैक पीरियड, वो भी आसान है। मैंने जैसे 2 बनाए ना ब्लॉक, एक तीसरा ब्लॉक और बना दो, उसमें ऊपर हेडिंग दे दो पे बैक पीरियड, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, उसी में कैलकुलेट कर दो, वो भी कर सकते हो। पे बैक पीरियड इसी के आगे और बना दो, प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी, कॉपी आप रेडी करके उसमें लैंडस्केप बना दो। चलो जी, प्लांट ए का पे बैक पीरियड निकालते हैं, कितना आएगा। उसके बाद मैं रैंकिंग दे दूंगा, चलो यहाँ पर रैंकिंग भी दे दूंगा, रैंकिंग टेबल के भी 2 नंबर थे। प्लांट ए का पे बैक पीरियड कितना है जी, 2 लाख रुपए निकालने, कितने साल में आ गए, साफ साफ दिख रहा है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 4 ईयर्स। प्लांट बी की बात करते हैं, 2 लाख में कितना टाइम लगा जी, 2 लाख में कितना टाइम लगा, 2 साल तो लग ही रहे हैं, तीसरे साल का कुछ फ्रैक्शन लग रहा है, तो 2 ईयर्स तो नहीं है, प्लस कितना फ्रैक्शन लग रहा है जी, कितना बचा, 2 साल में आपको, सॉरी
2 साल में 1,60,000 मिल गए, ठीक है। तीसरा जो फ्रैक्शन है वो यहाँ से मिलेगा, कितना बच गया बैलेंस 40,000। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000 बचे, वो अगली इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगा, 80,000 में से मिल जाएगा। कितना हो गया जी? 2.5 ईयर्स। चलो जी, प्लांट सी में तो सीधा सीधा दिख रहा है, 2 साल ही लगे, कुछ करना ही नहीं। फिर एग्जाम के क्वेश्चन है आपकी, कुछ भी नहीं है, करके जाना बस ये बात। रैंकिंग देनी, सबसे पहले किसमें वसूल हुआ? इसमें वसूल हुआ जी, रैंक फर्स्ट इसकी। सेकंड कौन सा है? ये है सेकंड। थर्ड किसका है? थर्ड ये है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको यहाँ पे कवर होने के बाद 190 मिल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ भी कितना मिल रहा है आपको? 270 मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सिर्फ 2,10,000 मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये रैंक फर्स्ट है, क्योंकि आपको जल्दी दे रहा है पैसे। आपका जो मनी आपने लगाई वो पे बैक जल्दी हो रहा है, तो फर्स्ट रैंकिंग इसकी हो गई, सेकंड इसकी हो गई, थर्ड इसकी हो गई। उसके बाद क्या पैसा मिल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और फायदा क्या होता है इससे? 2 लाख अगर आपने 2 ही साल में निकाल ली, 5 साल की लाइफ है, वेट नहीं करना है, फिर वो 2 लाख किसी और प्रोजेक्ट में आप लगा सकते हो, फिर कमा सकते हो, ये भी कहते हैं। तो छोटे व्यापारी के लिए या ऑब्सोल्यूट जो चीजें होती हैं, फटाफट नई नई चीजें मॉडल आते रहते हैं, उनके लिए पेबैक पीरियड बहुत अच्छा होता है, उसके हिसाब से रैंकिंग देती है। तो रैंकिंग टेबल एक्चुअली लास्ट में बनानी थी, जिसमें पेबैक पीरियड, एनपीवी, एआरआर तीनों की रैंकिंग देनी थी। मैं अभी सिर्फ आपको पेबैक पीरियड की रैंकिंग बना दी। उसमें क्या करना है फिर? पेबैक पीरियड, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, सबकी रैंकिंग अलग अलग बनती, ठीक है, बस ये बात। चलो ये समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं एआरआर पे। एआरआर पे आने के लिए हम ये मान रहे हैं कि इग्नोर्ड अप्रिसिएशन नहीं है क्वेश्चन में, जैसे 2001 में था। इग्नोर्ड अप्रिसिएशन 2010 में आया था, 2001 में नहीं था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा पीएटी निकालने के लिए। पीएटी निकालने के लिए तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें जी? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लें। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा जी? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ओरिजिनल कॉस्ट आपकी 2 लाख है, प्लस इसका वैल्यू कुछ नहीं है, कितना हो गया जी? 1 लाख आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया तीनों प्लांट के लिए। चलो जी, उसके बाद और क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन और निकाल लेंगे इस पर। डेप्रिसिएशन सबका अलग अलग है, डेप्रिसिएशन सबका अलग अलग, तीनों निकाल देता हूं। डेप्रिसिएशन निकालना है प्लांट ए का कितना हो जाएगा लाइफ के हिसाब से, ठीक है। इसका वैल्यू किसी में नहीं है, लाइफ के हिसाब से अलग अलग डेप्रिसिएशन आएगा। The plant are expected to cost 2 lakh each and have an estimated life of 5, 4 and 3 years respectively and no salvage value, ठीक है जी। तो प्लांट ए की जो लाइफ है वो 5 साल है, तो कॉस्ट माइनस इसका वैल्यू, यही होता है फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का, ओरिजिनल कॉस्ट और डिवाइड बाय लाइफ। प्लांट ए की चर्चा करें, ओरिजिनल कॉस्ट तो वही रहेगी 2 लाख, ये तो मैंने एवरेज निकाला है जो एआरआर में लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख माइनस कुछ नहीं, डिवाइड बाय 5, कितना हो गया जी? 40,000 डेप्रिसिएशन। हर साल यही रहेगा स्ट्रेट लाइन में। प्लांट बी की बात करें तो सीधा यहां आ जाते हैं, 2 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो गया जी? 50,000। चलो तीसरे का डेप्रिसिएशन, प्लांट सी का ये भी कितना है जी? 2 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 3, इसमें कुछ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ओके। डेप्रिसिएशन हो जाएगा 66,667, पॉइंट में फिगर आएगी 66,666.65। 2 lakhs डिवाइड बाय 3, 66,667, ठीक है, ओके। तीनों को मैंने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। क्यों निकाला है? कैश इनफ्लो से पीछे आने के लिए। प्लांट ए में कैश इनफ्लो कितना है? ये है। प्लांट बी में कितना? ये है। प्लांट सी में कितना? ये है, ओके।
अब डेप्रिसिएशन तो हर साल यही रहेगा, तो एवरेज भी यही रहेगा। अगर आप एवरेज डेप्रिसिएशन की बात करो तो एवरेज डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, यही होगा, हर साल 40,000 ही तो है। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो डेप्रिसिएशन हर साल का अलग अलग होता। फिर हम क्या करते, ये उठाते कैश इनफ्लो और पहला वाला डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर का रिटर्न डाउन के हिसाब से होता माइनस करते, तब आपका एवरेज पीएटी आता। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये तो एवरेज है ही वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज पीएटी निकालने के लिए सिर्फ इसको एवरेज करना है, इनको तीनों को एवरेज करना है और कुछ नहीं। ओके, और उसके डेप्रिसिएशन से माइनस कर देना है, क्योंकि ये तो एवरेज है ही है, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीएटी मिल जाएगा। यही मैं निकाल दूं मैं, एवरेज कैश इनफ्लो। एवरेज कैश इनफ्लो प्लांट ए का, इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 5, कैश इनफ्लो तो 5 साल है, दिस डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा जी, एवरेज कैश इनफ्लो कितना था प्लांट ए का, टोटल कितना हो गया जी, जोड़ लो, ये हो गया 2,03,90,000 डिवाइड बाय 5, 78,000। ठीक है जी, 78,000। दूसरे का देख लो जी, एवरेज कैश इनफ्लो प्लान बी का, ये कितना है जी, इसकी लाइफ 5 इयर्स है, इसकी लाइफ 4 इयर्स है, इसकी लाइफ 3 इयर्स, ये बता दिया आपको, 5 4 3, तो ये 5 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, पहले से बता दिया। ये कितना हो गया जी, टोटल हो गया आपका 2,70,000 डिवाइडेड बाय कितना, 4 इयर्स की लाइफ है इसकी, ये हो गया 67500 प्लांट सी, इसकी 3 साल की लाइफ है। कैश इनफ्लो जोड़ दिया 2,10,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, तीनों का एवरेज आपने निकाल लिया, कैश इनफ्लो का एवरेज निकाल लिया, राइट। अब क्या करना है, सिंपली कैश इनफ्लो का एवरेज आ गया माइनस, ये तो एवरेज है ही है, माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा, पीएटी निकल आएगा, एवरेज पीएटी सीधा हटा दो, ये हो गया इसका काम। और एवरेज इन्वेस्टमेंट आपके पास सही, डिवाइड करो ARR निकल आएगा फटाक से। एवरेज पीएटी का फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, क्या होगा जी, एवरेज कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ही डेप्रिसिएशन है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल का माइनस करना पड़ेगा, या टोटल डेप्रिसिएशन को एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक एवरेज है। चलो जी, प्लांट ए की बात करें तो एवरेज पीएटी कितना हो जाएगा, प्लांट ए की बात करें तो 78,000 कैश इनफ्लो माइनस 40,000 कितना हो गया जी, 38,000। प्लांट बी की बात करें तो एवरेज कितना हो गया जी आपका, एवरेज हो गया 67500 माइनस 50,000। ठीक है, प्लांट सी की बात करें तो 70,000 माइनस 3। ठीक है जी, ये कितना आ गया, 3333। सारे एवरेज पीएटी निकल आए, ए बी सी तीनों, राइट। अब क्या करना है आपको, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपके पास सही है, एवरेज इन्वेस्टमेंट सबके लिए सेम है, क्योंकि तीनों की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, बहुत इजी निकालना। ARR निकाल देते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लो, एवरेज पीएटी एग्जाम में पूरा लिखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज भी पूरा लिखना, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, एवरेज तो सबका कितना है, 1 लाख ही। चलो
प्लान बी, प्लान सी। एवरेज पीएटी डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज पीएटी कितना जी 38,000 ARR निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 38%। प्लान बी में कितना है जी 17,500 डिवाइड बाय 1 लाख, कितना हो गया 17.50%। ठीक है। थर्ड कितना है जी, थर्ड है आपका 3333 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 3.33। तीनों ARR आपने निकाल दिए, वैल्यू आ गई। अगर रैंकिंग की बात आएगी, जैसे 2010 में बोला रैंकिंग टेबल बना, बहुत आसान है। रैंकिंग क्या है, जो कम ज्यादा है या ज्यादा ज्यादा, जो सबसे ज्यादा है वो अच्छा है। रेट ऑफ रिटर्न किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसमें है फर्स्ट रैंकिंग, उसके बाद किस में है जी सेकंड रैंकिंग, उसके बाद किस में थर्ड रैंकिंग। ARR के हिसाब से ये अच्छा है, पेबैक के हिसाब से कौन सा अच्छा था, ये अच्छा था। कोई बात नहीं, अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन है। यहाँ रेट ऑफ रिटर्न की बात आ रही है, कौन सबसे ज्यादा कमा के देगा तो वो आपको फर्स्ट दे रहा है यहाँ पे, देन सेकंड, देन थर्ड। लेकिन जब पेबैक की बात आ रही है तो उसमें प्लांट सी ज्यादा अच्छा है। आपको देखना है आपको कौन सा मेथड लेना है, क्या आपका क्राइटेरिया, उसके हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न ये बता रहा है, एनपीवी हो सकता है कुछ और बताए, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्लियर। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन है पेबैक में ARR, इससे ज्यादा नहीं। अगर वो बोलता इग्नोर डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए और आसान हो जाता, फिर हमें ना डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता जैसे 2010 में आया, ना माइनस करना पड़ता जैसे ये माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, ये भी नहीं करना पड़ता। जो कैश इनफ्लो था वही पीएटी था, उसी को एवरेज कर लेते। तो सिंपली जो फर्स्ट टाइम हमने किया एवरेज कैश इनफ्लो निकाला, उसी से काम चल जाता, वही पीएटी हो जाता। बस ये फायदा 2010 में, और क्वेश्चन आसान हो गया। इसमें बस क्या बच रहा है, एनपीवी बच रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट है। चलो, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना फिर। ओके, नेक्स्ट फिर डिस्कस करेंगे एनपीवी और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ एक रिप्लेसमेंट डिसीजन से कर लेंगे, उस पर बेस्ड कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।